प्लैनेट स्लोली होती है एंड वहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं होती। Okay, it is a kind of damping which ensures that there are no oscillations, है ना? Is that clear? Hello? That is the meaning of the minimum amount of damping which ensures that there are no oscillations in my network, in my ammeter to be precise, or galvanometer, उसको हम कहते हैं deadbeat damping. वो यहाँ पर काम किसी का नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली डेडबीट डैम्पिंग में ऐसा रेस्पॉन्स नजर आता है। अगर हम इसको रेफरेंस देते हैं करंट लाइक दिस, इट राइजेस लाइक दिस, ठीक है, ये होता है हमारा डेड बीट रेस्पॉन्स। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई रेफरेंस ही नहीं है। वी आर नॉट गिविंग अ नॉर्मल, जो हमारा एमीटर होता है इट इज लाइक दिस, ये हमारा एमीटर है, उसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रही है आई, बिकॉज ऑफ विच द रेस्पॉन्स, या रेस्पॉन्स क्या है, दिस हियर इज द पोजिशन ऑफ द नीडल। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एंड फाइनली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचता है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू कि करंट का वैल्यू कितना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी करंट है ना, दैट इज प्रेजेंट फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इंपल्स ऐसा ही होता है ना, इतनी स्मॉल ड्यूरेशन में हमें करंट मौजूद है, उतने टाइम में हमारा क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत ही स्लो है, उतने टाइम में हमारी नीडल हिलेगी नहीं, ठीक है, हार्डली यहाँ तक पहुंचेगी, लेट्स अज्यूम नीडल। वंस यू रीच दिस पॉइंट, नाउ रिमेंबर करंट इज डिसअपियर्ड, इसके आगे देयर इज नो करंट। इफ देयर इज नो करंट, जो आपकी नीडल है ना वो गिर के वापस पहुंचेगी लाइक दिस। सो आपको क्या लगेगा, लगेगा कि जो नीडल है आपके पास गैल्वेनोमीटर की, उसको ना एक झटका मिल गया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड इमीडिएटली वापस पहुंचेगी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे ना वो अर्थक्वेक जैसा आ गया बेचारे गैल्वेनोमीटर को, एंड देन इट वेंट बैक। अनदर थिंग इज कि जो हमारा टिपिकल गैल्वेनोमीटर है, मे बी राइट इट हियर, इज इट हैज लो इनर्शिया। लो इनर्शिया का क्या मतलब है, इसका वजन वगैरह खास नहीं होता है। मतलब मैंने अक्सर लोगों को पूछा, फॉर एग्जाम्पल इन योर वाइवा, कि हम डिस्क शेप क्यों बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इंडक्शन टाइप मीटर्स। सिंपल आंसर था, जो डिस्क होता है उसका वजन कम है, उसमें इनर्शिया कम है। सो इनर्शिया वगैरह वजन अगर हमारा कम होता है किसी बॉडी का, उसको मूव कराना इजी है। ये आप पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए आप भी, कि इफ यू हैव से वन बॉडी लाइक दिस, आपको ये सरफेस है एंड यू आर कीपिंग अ लार्ज बॉडी हियर, ठीक है, इसका बहुत मास है, एंड यू हैव अनदर बॉडी हियर जिसका मास कम है, सो लेट्स कॉल स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। You want to move this and you want to move this, it's obviously easier to move a body with a smaller mass, with a smaller inertia. So typically हम क्या चाहते हैं, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें हम चाहते हैं कि वो जल्द जल्द मूव करे, उसको तो मतलब और कोई काम नहीं है, उसको दिखाना है कि करंट का लेवल क्या है। What is the problem with having a small inertia? Small inertia का मतलब ये है कि वो response भी बहुत fast दिखाता है। In other words, from this point to this point, the time taken is very small. So I will call this time is very small. So if जो impulse आप provide कर रहे हो, maybe it is present for 1/10 of a second, जो overall response है that disappears in say 1 second. What is the problem with that 1 second? In 1 second, human eyes are not able to tell कि ये कितना दूर पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो, नॉर्मली जो हम आंखों से कोई चीज अगर देखते हैं ना, उसको कम से कम इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स हमें विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है। अगर कोई चीज लिटरली इन एन इंस्टेंट, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हो जाती है, फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू assess that, to measure that, to find out its value. इन अदर वर्ड्स, ये जो दो इश्यूज हमारे पास होते हैं, ये इश्यूज नहीं है, ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में। अगेन द रीजन इज नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसी होती है, इट इज एटलीस्ट इन डीसी इट इज कांस्टेंट। ऐसी करंट नहीं होती है कुछ वक्त के लिए फिर गायब हो गई। सो ये जो हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में, कि ये हमारे पास ठीक ठाक डैम्पिंग होनी चाहिए, और जो हमारे पास इनर्शिया जो है ना वो थोड़ा कम ही होना चाहिए, ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं इफ आई वांट टू मेजर एन इंपल्सिव करंट। इज दैट क्लियर? अ करंट व्हिच behaves like this, which is present for a small duration, ये भी हो सकता है इसकी हाइट बहुत होगी, but its a time of application is very small. So what do? We basically do the opposite. Instead of going for large damping, we keep damping small. So जो damping होता है ना, it is very small, damping constant.
And the other thing was, in a typical galvanometer, we keep low inertia because we want our response to be fast. Here we don't want our response to be fast. We want it to be slow, ताकि हम अपनी आंखों से इसको देख सकें. So we keep inertia to be small. ठीक है. Again, what is small, what is large? This is a question of experience. So this damping maybe is kept at 10% or something. In the same way, we try to keep sorry, we don't keep it small. We keep it large. Because the issue was normally inertia is low and this response disappears in a small time interval. हम नहीं वो चाहते हैं. उसके लिए हमें inertia large रखना है, ना कि small. So let us go back to the basic equation of a galvanometer. We have derived it in a couple lectures back, few lectures back. Theta double dot plus, I guess it was K divided by J. Theta dot plus C divided by J theta. Okay, it is equal to G divided by J current, I of t. ठीक है. Okay. Or you compare that to the standard equation ऐसी होती है. Let me use a different color. It is like this: theta double dot plus 2 zeta omega n theta dot plus omega n square theta. It is equal to जो ये है. ठीक है. You can typically call it f of t, forcing function इसको हम कहते हैं. So let us look at what are the consequences of going for these two parameter changes. यहाँ पर आप देखो, this zeta is directly proportional to, ये जो zeta है आपका, this as you can see is directly proportional to k. So when we say k is small, damping torque is small. In other words, damping constant is small. What happens if I keep j large? If I keep j large, you look at this equation. ये जो हमारे पास term है ना, c by j, that is omega n square. In other words, from this and this, if you compare coefficient of theta, omega n is equal to square root of c by j. So if you make j large, because j is in the denominator, omega n becomes small. In other words, again, omega n, जिनने कम से कम lecture देखा होगा, it is the frequency of oscillation, कमोबेश. So if I go for a large inertia of my system, the frequency of oscillation becomes small. If frequency of small oscillation becomes small, frequency क्या है? Per second कितनी बार आपको चक्कर नजर आ रहे हैं, कितनी बार आपको oscillation नजर आ रहे हैं. Small frequency का मतलब है slow variation. ठीक है, जो मैं कह रहा था, slowly आपका response नमूदार होता है, present होता है, नजर आता है आपको. इतना slow कि human eye उसको observe कर सकती है. Okay. Now let's look at the actual meat of the matter. Basically, what we are doing is, again, it's not complicated. थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है. What are we doing here? What we are doing is we are providing a current for a very small duration. है ना? This duration is almost equal to zero. ये जो tau है ना, this is tending towards zero. लेकिन उसका मतलब नहीं कि इसकी height कम है. इसकी height काफी substantial है, because area, remember, is fixed. It is equal to this Q. ठीक है, E by R, which in turn is directly proportional to flux density. What is the, मतलब क्या problem है? Problem ये है कि how do you solve this differential equation when this input is of the form of an impulse? Now you can solve it. Probably आपने network analysis में सर ने ये पढ़ा है ना, Laplace transform. Please anyone confirm this? Hello? Yes, sir. हाँ, ये Laplace transform में आपको पढ़ा रहे होंगे सर वगैरह. उससे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. यू कैन, मतलब इट्स अ सिंपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप पुट करोगे आई ऑफ टी इज एन इंपल्स, यू गिव द इनिशियल कंडीशंस एंड यू विल गेट द रिजल्ट. बट हियर आई डोंट वांट टू मतलब वर्क विद ट्रांसफॉर्म्स. आई वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन द टाइम डोमेन. ठीक है, अगेन इट्स अप टू यू. इफ यू maybe I will give that as an assignment. How do you, जो मैं derivation आपको दूंगा, how do we go for that derivation using Laplace transform? You will get exactly the same result. Laplace transform कोई
कमाल नहीं है. It gives the same result, but it gives it in a slightly simpler manner. What I will do is, instead of going for mathematics, I will concentrate on physics. देखो, फिजिक्स पे कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी. If you understand one physical phenomena, you can always understand another physical phenomena if they are similar. तो यहाँ पर आप देखो, look at the current. यहाँ पर let me write both of them at the same thing. Let me get rid of this. Let's go. Oh yeah. So let me get rid of this equation. And let me get rid of this. ठीक है, hopefully आपने लिखा है. Okay. Let's see. The current is like this. ठीक है, it has a very large height, but the time of application of this current is very small. Area मुझे पता है, that is equal to Q, whatever be the value of Q. Current applies is flows through the network for a very small time interval tau जो भी आप कहना चाहते हो, and then it disappears. यहाँ पर आप देखो, look at this equation. First of all, कोई मुझे कह सकता है what is this term here? ये physically ये क्या है? Anyone? Hello? कोई मुझे कह सकता है ये है क्या? ये मतलब मैं तो हमने can you repeat that? Sir, deflecting torque. Yeah, it is deflecting torque. हमने देखा deflecting torque is basically G times I of t. J is a constant. Constant से कोई फर्क नहीं पड़ता है. So it is basically, this represents the deflecting torque. What is this thing here? Hello? Controlling torque. Yeah, it is controlling. Okay, C times theta divided by J, तो constant से क्या फर्क पड़ता है? In the same way, this is damping torque. Is that clear? So basically हम क्या यहाँ कह रहे हैं? हमें initially जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, it was at rest. उसके बाद हमने उसको ये current provide की for a very small time interval. Current was very large. Because deflecting torque is directly proportional to current, what we can immediately infer from this is that the deflecting torque is very large for a very small time interval, and then it disappears. जब तक current है तभी तक तो deflecting torque है. In other words, deflecting torque is also an impulse. What happens to this term and this term for this time interval? Remember, tau is very small. ठीक है? यहाँ पर आप देखो, ये जो ये पहला वाला term है, the first term, this term, C by J times theta, ये हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क है. कंट्रोलिंग टॉर्क तब तक मौजूद नहीं होता जब तक थीटा नॉन जीरो नहीं होता. थीटा नॉन जीरो के लिए क्या चाहिए? जो आपके पास ये जो पॉइंटर है, इनिशियली इट वाज एट जीरो, इट शुड मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम जीरो. In order for a body to move away from zero, from theta to some other angle, let's call it theta naught, obviously physically आपके जो rotating body है उसको हिलना है. But if you remember, we have kept inertia to be very large. In other words, ये J है ना आपका, ये बहुत ही large है compared to normally जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है. अगर हमारे पास कोई high inertia body होती है, ठीक है, and we want to push it for example from this point to this point, ठीक है, in order to push it from this point to this point, we require a large amount of time, because remember, heavy body, it's much more difficult to move it. So if you have a high inertia body, for it to move, we require a large instant of time. ठीक है, that instant of time is not available. हमारे पास जो time interval है, that's very small. Moral of the story is, in the very small time interval tau, even though the deflecting torque is very large, this controlling torque is as good as zero. The reason is theta hardly varies from zero. Theta vary करने के लिए आपकी body को हिलना है. हिलने के लिए आपको large time चाहिए. Because inertia is large, that large time is not available. So what we can say is, at least for this time interval tau, which is almost zero, we can neglect this.
Now let us look at this term. ये जो हमारे पास term है, because remember it does not depend on मतलब position, it depends upon speed. But we have already said that damping here is very small. जिससे हमने start किया था. The zeta is small, k is small, so we can to a first approximation also ignore this initially. Moral of the story है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने कौन सा term use किया? I have used the fact that inertia of the body is large. For a small time interval, there is hardly any change in position. And यहाँ पर मैं क्या use कर रहा हूँ? Damping of the body is small. If damping is small, this damping torque is hardly present, at least until speed is small. And initially तो speed आपकी small होगी ना, क्योंकि जो आपकी body है उसका inertia काफी ज़्यादा है. Rapidly इसकी acceleration नहीं हो सकती. Second law of motion, inertia is that property which opposes rapid change in velocity. If initially body is at rest in a small, hardly any increase of speed. थोड़ा तो होगा. So initially for this time interval tau, if we ignore both these terms, we can simply write our equation in this form: theta double dot is equal to j by j g sorry I of t. सर हाँ सर आपने बोला ना कि इस इंटरवल पे इसका ये होगा ही नहीं, मतलब मूवमेंट. हाँ, फिर सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी होना चाहिए ना जीरो. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों जीरो होना चाहिए? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो इस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर. वो कहाँ डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर. सर जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा तो मूवमेंट होनी चाहिए. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, मूवमेंट होनी चाहिए, वो तो सही है. अल्टीमेटली मूवमेंट तो होगी. मैं कह रहा हूँ इस स्मॉल टाइम इंटरवल में मूवमेंट नहीं होगी. मैंने आपको समझाया ना, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है. आई विल गिव एन फिजिकल एग्जांपल ऑफ दिस एज वेल. सो कम से कम ये तो आपको समझ आया ना कि ये दो टर्म्स मैं क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ. यस सर. सो आई विल कम टू दैट. देखो इस इक्वेशन को आप थोड़ा देखो, एंड नाउ लेट मी गो टू द फिजिकल एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको प्रॉमिस किया था. वी हैव अ बॉडी लाइक दिस. ठीक है, this is a very large mass m. Let's call this m. It is present in air जिसका small friction है. In other words, I am not performing this experiment in say a liquid जिसका friction ज़्यादा होता है, जिसकी viscosity वगैरह ज़्यादा होती है. So अगर आप देखोगे, friction is small and mass is large. ठीक है? Exactly the same thing that we have done here. We have kept inertia large. Inertia is mass, and what we have done is we have kept damping small. Damping is friction, मतलब जो speed relative motion को oppose करता है. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखो, क्या मैं कह सकता हूँ, ये आपके पास मतलब बॉब है. अगर आपको पता है, इट इज अ पेंडुलम जिसको हम कहते हैं. दिस इज फिक्स्ड बाय द वे हियर. ठीक है, मैं क्या लाता हूँ, आप यहाँ क्लास में होता तो मैं लिटरली कोई स्केल वगैरह उठाता, बट होपफुली आपको समझ आएगा क्या मैं दिखा रहा हूँ. लेट्स सपोज मैंने एक बैट उठाया. ठीक है, ये मेरा क्रिकेट बैट एक है. अब हाथ तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस बैट को मैंने जोर से इसके ऊपर मारा. कोई मुझे कह सकता है मतलब क्या होगा? एनीवन? हेलो? एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी ट्रांसफर. लेकिन देखो इसमें क्या होगा, तो इनिशियली आप देखो, बैट से मास में एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रहा है? कोई मुझे कह सकता है? हेलो? एनीवन? बचपन में अपने 1000 बार ये खेला होगा गेम. इमेजिन करो ये यहाँ ये क्या नाम है इसका, ये तार नहीं है, ये क्रिकेट बॉल है. मतलब या क्रिकेट बॉल नहीं, मान लो फुटबॉल है या कोई भारी चीज है जिसको आप बैट से मार रहे हो. होता क्या है? अरे कोई तो जवाब नहीं. मतलब देखो, एक्सेलरेट तो होगा, लेकिन मतलब क्यों होता है? दैट इज द क्वेश्चन. सर एक कोलाइड करते हैं इसलिए. ओके, कोलाइड करते हैं. कोलाइड का क्या मतलब होता है?
ओके, लेट मी, बहुत ही अच्छा वर्ड आपने यूज किया, कोलाइड। आप यहाँ देखो, बैट मेरे हाथ में है, बैट में मारता हूँ मास के ऊपर, मास से मेरा बैट टकराता है, फिर ये मास यहाँ जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जितना इसका वजन ज्यादा होगा इस बॉडी का, उतना रैपिडली यहाँ जाएगा, उतना सॉरी लेस रैपिडली यहाँ जाएगा। जितनी हल्की बॉडी होगी उतनी रैपिडली यहाँ जाएगी, जितनी हैवी बॉडी होगी उतनी स्लोली यहाँ जाएगी। बट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, चलो बहुत कम हो। है ना, बैट एंड बॉल, या बैट एंड जो भी आप कहना चाहते हो, बॉल एंड बैट, है ना, इट्स वेरी स्मॉल। कोलिजन का एक्चुअली वही डेफिनेशन होता है, जब आपके पास दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, लेकिन उसका असर फॉर अ लार्ज इंटरवल नजर आता है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, द बैट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। आप इसको हिला रहे हो ना, वो बैट टकरा था आपके मास के साथ, मास को अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? एक बॉडी में कब होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन। हाँ, उसका मतलब यह है कि ये जो मास था ना, इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, बैट ने इसको थप्पड़ मारा उसने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि इसने इसको कोई स्पीड प्रोवाइड की, लेट्स कॉल इट यू। बट रिमेंबर, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना फ्रॉम बैट टू मास एनर्जी का, ये खाली तब तक हो रहा है जब तक आपके पास टाइम ऑफ कांटेक्ट है, एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट इज वेरी स्मॉल, सो टाउ इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। Because remember, the moment mass and bat separate from each other, there is no way you can transfer energy from the bat to the mass or vice versa. It is only possible when these two collide. Collision time के वक्त आपके पास energy transfer हो रहा है from the bat to the mass. In other words, बिकॉज बैट आप इसके इर्द गिर्द ही घुमा रहे हो, ये नहीं है कि बैट इसके पीछे पीछे भाग रहे हो आप, बैट मार मार के ऑल दैट, यू आर स्टेशनरी, बैट को थोड़ा सा आपने धक्का दे दिया। During the energy transfer process from the bat to the mass, this mass is stationary, almost stationary. In other words, इसकी जो position है ना, it does not change. So if ये जो position मैं कहूँगा ना, this is fixed during energy transfer. Again, I am not saying position is fixed. मैं कह रहा हूँ जब तक energy transfer हो रहा है तब position fixed है. Because remember, the moment जो आपका mass है, it starts to move, ये जो आपके पास फिजिकल कनेक्शन है ना बिटवीन बैट एंड मास, दैट ब्रेक्स। फिजिकल कनेक्शन मींस इनके बीच में जो टच हो रहा होता है, इफ दैट ब्रेक्स देयर कैन बी नो एनर्जी ट्रांसफर। अगर ये मास यहाँ है, बैट यहाँ है, फिर बैट आप जितना भी घुमाओगे, मास को एनर्जी कैसे प्रोवाइड मिलेगी? ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट, व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज वी सी हियर। बेसिकली हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, हमारे पास एक लार्ज करंट मिल रही है फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, उसमें एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उस टाइम इंटरवल में हार्डली कोई पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। अगेन कौन सा टाइम इंटरवल? जब तक जो ये जो करंट है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ बैट, जब तक आपका बैट आपके गैल्वेनोमीटर के कांटेक्ट में है, यू कैन थिंक ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ बॉल। जब तक आपका current is in contact with your galvanometer, energy is being transferred. The moment current disappears, no energy is transferred from the circuit. In other words, energy transfer from the outside to this galvanometer can only take place for this small time interval tau. Is that clear? Another thing is, during this energy transfer, because this time of application is very small, the galvanometer does not move. Just like जब तक आप बैट से बॉल को मारोगे ना, एंड इमेजिन करो मास काफी ज्यादा है बॉल का, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में काफी एनर्जी आप ट्रांसफर इसमें कर रहे हो, लेकिन उतने टाइम में पोजीशन हार्डली चेंज हो रही है, पोजीशन इज मोर लेस एट जीरो, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है। सो कोई मुझे कह सकता है कि अगर आपको थोड़ा फिजिक्स याद होगा, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं जब आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो बाय द मींस ऑफ फोर्स, बाय द वे, बट दैट टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज वेरी स्मॉल। Impulse. Yes, it is known as impulse. इसलिए अगर आपको मैथ में भी आपने देखा होगा सिग्नल सिस्टम में, वहां पर एम ए नहीं कहते हैं उसको, इम्पल्स क्या नाम है, फंक्शन डेल्टा ऑफ टी।
बेसिकली ये जो डेल्टा ऑफ टी है ये इसी को मॉडल करता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये बनाओगे ना डायग्राम, मेहरबानी करके मैथ मत खो जाओ, लॉजिक लगाओ। ये जो इम्पल्स होता है ये यही है, बैट बॉल का खेल है। यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द बैट टू द बॉल इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, लेकिन उसका मतलब नहीं एनर्जी ट्रांसफर्ड इज स्मॉल, एनर्जी ट्रांसफर्ड कैन बी लार्ज। आप इमेजिन करो कोई हटा खटा 7 फुट का क्रिकेटर है, उसको जोर से बॉल को मार रहा है तो काफी एनर्जी ट्रांसफर होगी। खाली यह है कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? सो अगेन, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, हाउ डू वी डिफाइन एन इम्पल्स ऑफ अ फोर्स? कोई बोल सकता है? शाबाश। फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? 11th का फिजिक्स है यार, बोलो यार। हाय, कोई तुक्का लगा दो, कुछ भी बोल दो, जल्दी बोलो ना। सर वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। हाँ, इट इज फोर्स का इंटीग्रेशन ओवर व्हाट? ओवर एप्लीकेशन टाइम, टाउ। ठीक है, थोड़ा बहुत जिनको फिजिक्स याद होगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बट एनीवे लेट्स नॉट गो देयर। सो लेट मी गो बैक। ये फिजिकल पिक्चर आप जहन में रखो, सेम वही हो रहा है जो बैट बॉल का खेल है यहाँ पर, वही यहाँ पर करंट और क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर का खेल है। लेट अस लुक एट दिस इक्वेशन। ठीक है, so maybe you can see this. What I will do is I will integrate this equation from both sides. So first of all, instead of writing it like this, let me write it in a simpler form. D by dt, second derivative of theta, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड d by dt of omega. It is equal to g divided by j current. ठीक है, what I want to find out is at the end of the application of this bat, what is the speed of the body? Remember, at the end, during the point of during the small time of interaction between the bat and the ball, body does not move, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप हो रही है, लेकिन पोजीशन चेंज करने के लिए आप बोलोगे सर इसमें जो स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप हो रही है, इसकी पोजीशन क्यों नहीं चेंज हो रही है? रिमेंबर, पोजीशन चेंज करने के लिए खाली स्पीड काफी नहीं है, टाइम भी चाहिए, है ना। हम कैसे डिफाइन करते हैं पोजीशन? हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस, पोजीशन बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और change in position is equal to speed into time. So speed can be very large or kinetic energy can be very large. If time is very small, position does not change. ठीक है, हम यहाँ पुट कर रहे हैं ना, time is very small, so position is fixed but speed gets built up. अब बेसिकली मैं निकालना चाहता हूँ कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की, या अगर मुझे मास पता है कितनी इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैट, इफ आई नो कि ये फोर्स कितना था फॉर दिस टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल टाउ बिटवीन बैट एंड बॉल, वो मुझे यहाँ पता है बिकॉज आई नो आई। व्हाट आई विल डू इज आई विल इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, जीरो टू टाउ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि g बाई जे कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल रहा हूं, पाई ऑफ टी डी टी। सो जिनको थोड़ा बहुत याद है फिजिक्स, वो आप देखेंगे इट इज, ये जो है फोर्स के इंपल्स के बजाय मैं करंट का इंपल्स निकाल रहा हूं। ठीक है, लुक एट द स्ट्रक्चर, इट्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, शाबाश। कोई मुझे कह सकता है ये जो इंटीग्रेशन में कर रहा हूं ना, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो किसके बराबर होता है? एनीवन? कोई मुझे कह सकता है? शाबाश, ये किसके बराबर हो गया? रिमेंबर, इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल, इसके लिमिट्स हैं 0 एंड टाउ। अरे बोलो ना जल्दी, इतना इजी तो है। ये किसके बराबर है दिस टर्म? क्विकली रिप्लाई यार।
अरे जल्दी बोलो ना, इंटीग्रल डिफरेंशिएट जो डेरिवेटिव का इंटीग्रल है, इतना क्या मुश्किल है इसमें बोलना। तंजीब, कैन यू हियर मी? तंजीब, अरे नेट में को डिस्कनेक्ट ना। तंजीब, बोलो ना यार, इसका क्या वैल्यू है? अच्छा, हाँ सर हाँ कैंसिल आउट नहीं होगा। इंटीग्रल निकालें कि वो फंक्शन ही वापस आएगी। जाहिर सी बात है, जब आप डिफरेंस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हो आपको वापस फंक्शन नजर आती है। हम इसको याद करने का क्या तरीका है, डी टी हो जाएगा ना, कैंसल आउट, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल वापस फंक्शन मिल जाएगा। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, इट विल बी ओमेगा टी, लेकिन लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 टू टाउ। ठीक है, यहाँ क्या मैं यूज कर रहा हूँ, डी टी कैंसल आउट, डी और इंटेग्रल कैंसल आउट, अगर आपको ये थोड़ा ट्रिक याद होगा। So this is change in speed from 0 to tau. Initially body is at rest, so initial speed is 0. I will get simply this is omega of tau. उसका मतलब है जो ये टाइम ऑफ कोलिजन के आखिर में बॉडी की कितनी स्पीड है, इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल। ये इंटेग्रल किसके बराबर है? रिमेंबर, ये जो मेरा करंट है, दिस इज एन इम्पल्स, इसका एरिया क्यू है, तो किसके बराबर होगा? दिस जो मैंने यहाँ गोल में डाल के रखा है, ये किसके बराबर है? एनीवन? अरे जल्दी बोलो यार। वारिसा, कैन यू हियर मी? वारिसा, इसका क्या इंटीग्रल बेटा, क्या वैल्यू है इसका? सर इम्पल्स का इंटीग्रल यूनिट होता है। हाँ वो होता है, लेकिन मैं डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूँ ना, 0 टू टाउ, मैं मत कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू टी। अच्छा, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, फ्रॉम 0 टू टाउ आप ये एरिया निकाल रहे हो, ये एरिया किसके बराबर है? अभी हमने देखा, इट इज इक्वल टू क्यू, है ना, क्यू, यस सर। है ना, पहले हमने देखा ना, यहाँ देखो कहाँ गया ये है ना, इंटीग्रल का एरिया किसके बराबर है? क्यू, वेयर क्यू इज ई बाय आर। दैट क्लियर? यस सर। So what we will get is, if I put q here, and we will get speed at the end of the collision time, at the end of जहां पर impulse गायब हो जाएगा, omega tau, it is equal to j g by j into q. ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज, मैंने क्यों कहा, अगर आपको याद होगा, करंट, okay, let me use a different color. Current is equal to dq by dt. In other words, from this it's immediately obvious, because differentiation and integration are opposite operations, q is equal to integration of current with respect to time. ठीक है, so अगर मैं यहाँ इंटेग्रल लगाऊंगा, you will get this result. So अगर आप यहाँ देखोगे, this thing here that I have encircled, this is integration of current. So जो टर्म आपको मिलती है, that is charge. ये कौन सा चार्ज है? ये वो चार्ज है जो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में, जो कहाँ गया स्मॉल टाइम इंटरवल, टाउ, आप इस गैलोनोमीटर के थ्रू पास करा रहे हो। इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट at the end of this very small time interval, because tau is almost equal to 0, so this is almost equal to 0, we provide a speed to the galvanometer that is directly proportional to q, and q we have seen already. Q is directly proportional to E is directly proportional to B. So if you know this value of resistance, आप निकाल सकते हो what is the value of the flux density that is operating in the system. Is that clear? So let us now look at this equation again. हमारे पास equation है after tau. Remember, after tau, current is equal to 0.
तो शाबाश, कोई मुझे अगर हेल्प करेगा इक्वेशन लिखने में, थीटा डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन थीटा डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड किसके बराबर है? आफ्टर टाउ में कह रहा हूं, मतलब आफ्टर current has discharged, after the bat has the connection between bat and ball has been broken. What is the value of the RHS? Anyone? 0. है ना, 0, because current is 0. If current is 0, this term is automatically equal to 0. So this term is not here. We simply have to put 0. So our equation therefore becomes, I will go back to this side. We have, after this small time interval tau, which is almost equal to 0, our equation becomes this. This is the differential equation. In fact, in a certain sense, it's very easy to solve because there is nothing on the RHS. ये जो हमारे पास differential equation है, उसको अगर आप solve करोगे, there is only complementary function. Particular integral is not present because input is 0. What are the initial conditions? Initial condition means at the start of the solution of the differential equation, let me call that 0. Position is 0. But speed, we have seen already, theta dot of 0, that is not equal to 0. That in turn is equal to j by jq. इसके बराबर था, एक सेकंड. Yeah, this is the initial value of speed. Initial value का मतलब है जब बैट और बॉल का कनेक्शन टूट गया तब बॉल की स्पीड किसके बराबर थी. ठीक है. सो फिजिकली अगर आप यहाँ देखोगे क्या होगा. For example, you have pushed the ball using a bat. There is a spring here connected as well. There is a rope rather connected. ये जो आपका ball है, this will go like this. यहाँ पहुँचेगा. It will reach some maximum value. At every instant when it is going up, potential energy is increasing, kinetic energy is falling, and some amount of energy is also lost because of friction. ठीक है. यहाँ पहुँचेगा. फिर उसके बाद क्या करता है? Remember, अब बैट आपने हटाया है. ये बॉल वापस आता है एट द ओरिजिनल पोजीशन, फिर यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे जाता है. सो वी सी सम काइंड ऑफ एन ऑसिलेशन. ऑसिलेशन आपको नजर आती है. जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपने प्रोवाइड किया होगा यूजिंग दिस बैट, इन अदर वर्ड्स जितनी तेजी से आपने बैट मारा होगा उतनी ज्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होगी. Because at the peak position, all of the kinetic energy has been converted into potential energy. जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है. उसका मतलब है उतना ज्यादा ये बॉल मतलब इस पोजीशन से ऊपर जाता है, उतनी आपको बड़ी ऑसिलेशन नजर आती है. बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस ऑसिलेशन आप इन्फर कर सकते हो कि नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, एंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड कितनी है. स्पीड हमने देखा दैट डिपेंड्स अपॉन इम्पल्स ऑफ द फोर्स. इन अदर वर्ड्स इस वाले पर्टिकुलर केस में वो डिपेंड करता है इस क्यू के ऊपर. Q इंटर्न हमने देखा फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. सो लेट मी रिकैप्सुलेट. हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ऑसिलेशंस कितनी है आपके सिस्टम में. ठीक है. पीक ऑसिलेशन कितनी है, सब्सिक्वेंट ऑसिलेशन कितनी है. हम देखेंगे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इनिशियली आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी यानी कि कितनी स्पीड प्रोवाइड की आपने गैल्वेनोमीटर को. वो स्पीड इन टर्न डिपेंड करती है इस Q टर्म के ऊपर, which in turn depends on the operating flux density. So by looking at the oscillations of the galvanometer, to be precise of the ballistic galvanometer, we can infer कि आपका जो core material था initially उसमें कितनी flux density थी. Is that clear? So let us see. We still have, I think, 10 minutes. Let's try to solve this system. ठीक है. Okay. So how do we solve this? Now ये जो आपका system है, it is in fact quite simple because इसमें कोई आपका forcing function नहीं है. So I will simply write the complementary function. We have already written this equation a couple of times in the last few lectures. It will be some constant. Let me call it, I am running out of constants, so let me call it K1 sine of omega dt plus बार बार थीटा के बजाय लेट मी कॉल इट अल्फा 1. ठीक है. This is the response. Typically this इसको हम कहते हैं complementary function. There should have been a particular integral as well, but because input is 0,
I don't have to write the particular integral. I will simply write the complementary function. Okay, so oh, one term एक भूल गया मैं, e raised power यहाँ पर होना चाहिए माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है। सो लेट अस सी क्या होना चाहिए यहाँ पर। ओके ओके जी, सॉरी सर क्या ये बोला? कहाँ माइनस जीटा ओमेगा ये है ना e raised power माइनस जीटा ओमेगा टी यहाँ पर। ओके लेट मी राइट इट अगेन, यहाँ पर शायद मैं फिर से लिखता हूँ। इट इज लाइक दिस, इट इज सम कांस्टेंट e raised power minus zeta omega n t sine of omega dt plus alpha 1। यही आप कह रहे थे, ये कहाँ है जीटा ओमेगा टी कि और कोई क्वेश्चन था? यस ठीक है, तो ये तो हमने पिछले 2-3 लेक्चर में से हम यही देख रहे हैं हर जगह। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स। What is the value of k1 and what is the value of alpha 1? In order to find out two unknowns, we require two data points. So हमारे पास दो data point दिए हुए हैं। हमको दिया हुआ है initial position कितनी है, initial speed कितनी है। We can find out both. So initially हमने देखा at t is equal to 0, position is 0. So let me use that here. I will put theta of 0 is equal to 0 is equal to k1 कांस्टेंट है, वो k1 ही निकलेगा, e raised power minus zeta omega n into 0, that is e raised power 0, and e raised power 0 किसके बराबर हो गया? Anyone? अरे e raised power 0 बोलना है यार। हाँ 1 obviously, so we don't have to write anything. Let's now look here, sine of omega d into 0, so this will disappear, plus alpha 1, so this is alpha 1, ठीक है, this is equal to 0. So k1 times sine of alpha 1 is equal to 0. Now if you have a product of two entities and product is equal to 0, उससे मैं क्या infer कर सकता हूँ? Either k is 0 or sine 0. Either k1 is 0 or sine of alpha 1 is 0. Now can k1 be equal to 0? No, Why? constant. Constant 0 भी तो constant ही है। क्या k1 0 हो सकता है? अगर k1 0 होगा, what will happen? यहाँ k1 0 put करके देखो, what is theta t then? 0. 0 उसका मतलब क्या है? It does not move. Is that possible? No. No, because see, just think of ये जो pendulum है, you apply an impulse, it will oscillate. उसका मतलब नहीं है theta of t अटका रहेगा यहाँ पर। So k1 cannot be 0. If k1 is not 0, we are left with only one possibility, sine of alpha 1 is 0, which implies alpha 1 is 0. alpha 1 is 0. Simple. So we can write our equation in a simpler form. Theta of t k1 e raised power minus zeta omega n t sine of omega dt. Look at this equation. अगर ये टर्म नहीं होता, if this term was absent, e raised power, imagine करो ये यहाँ नहीं है. For example, if I put zeta is equal to 0 for any value of time, this term e raised power 0 becomes 1. We would only have a sine function. उसका मतलब है theta of t would be oscillation without any change in amplitude. But we know from physical reasoning, as long as there is any friction in our system, यहाँ आप देखो, these oscillations ultimately disappear. So पहले ये जो बॉल है यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, continuously oscillate नहीं करती है, कुछ वक्त के बाद इसकी oscillation कम होती है, and then it comes to a rest. The reason is जो initial kinetic energy बैट ने प्रोवाइड की थी ना बॉल को, वो सारी फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट होती है। इन अदर वर्ड्स, हमारी जो पोजिशन है वो रफ्ता रफ्ता कम होनी चाहिए, वो इससे होती है e raised power minus zeta omega n t से, because this is a decreasing function of time। या आपने
सिग्नल सिस्टम में देखा होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन इसको कहते हैं। इट डिकेज लाइक दिस, अल्टीमेटली जीरो बन जाता है विद इन 4 टाइम कांस्टेंट्स। एनीवे, वी स्टिल हैव नॉट फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ k1। वो हम कैसे निकालेंगे? विल फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन, हमको पता है दैट इज इक्वल टू j by j times q। so what I will do is I will derive this theta dot of t। k1 is a constant, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ uv वो किसके बराबर होता है? दिस इज u एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन ऑफ whatever is v, d by dt of uv कद बराबर? हेलो, U integral of U differentiation of V plus V differentiation of U। एग्जैक्टली, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, d by dt of uv is equal to uv dash plus u dash v या u dot v। फंक्शन सेम रखो, दूसरे को डिराइव करो, फंक्शन दूसरा वही रखो, पहले को डिराइव करो। सो लेट अस यूज दिस फंक्शन। सो e raised power minus z का डेरिवेटिव के बराबर होता है, निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन। Twice break। it will be cos of sin का डेरिवेटिव cos। is that end of the story की कुछ और लिखना है? सर आवाज नहीं आ रही मैं ऑडिबल? सर, बहुत वॉइस ब्रेक आ रहा है। आपकी आवाज साफ है मुझे। Twice break आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम। सीन दिखा है? सर वॉइस screen ब्रेक दिख रहा है, हो but रही है। वॉइस ब्रेक बहुत आ आ रहा रही है पर ब्रेक हो रही है। लेट मी रिस्टार्ट एक सेकंड। Am I audible? हेलो हेलो, सर। आवाज आ रही है आपको? सर हाँ, मगर सर हमें दूसरी क्लास है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं ये कंप्लीट कर लेता, ठीक है? ओके सर। उनका करो बिग टाइम स्टार, ठीक है? कौन सी क्लास है आपको? सर थर्मल। कोई बात नहीं, इस साल है वो, किसी का सब्जेक्ट नहीं, इनफैक्ट आपकी जूनियर्स को पढ़ना ही। ओके, सो लेट अस होपफुली इज दिस विजिबल? हेलो, Yes, sir। यस सर। हाँ, साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, उसका डेरिवेटिव है कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। और भी कुछ करना होगा ना, लेकिन क्या करना है? Internal differentiation। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा डी टी, वो किसके बराबर है? ओमेगा। ओमेगा, वही ओमेगा डी जो भी आप कहना चाहते हो, प्लस अब v को वहीं रखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके बराबर होता है? d बाय डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स, ये किसके बराबर है? K into E It raised is? power K। It is? K into E raised power K। k क्या हुआ? ई रेज पावर एक्स। अच्छा, वही ई रेज़ पावर एक्स। ओके ओके, k लग रहा है, कोई बात नहीं। सो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो वी विल गेट e रेज़्ड पावर माइनस जीटा ओमेगा n t, internal differentiation will be minus zeta omega n, ठीक है? नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओवरऑल टाइम के साथ इसका क्या चेंज हो रहा है, मेरे को यहाँ पुट करना है t इज इक्वल टू 0 पे क्या है। सो हम यहाँ पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस टर्म,
साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू जीरो, दैट इज साइन ऑफ जीरो. साइन ऑफ जीरो किसके बराबर है? 0. है ना? सो दिस टर्म डिसअपियर्स बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. सो यू डोंट नीड टू फाइंड आउट कि बाकी क्या है यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड, लुक एट दिस थिंग हियर, e raised power minus zeta omega n into zero, that is e raised power zero. तो वो किसके बराबर है? 1. 1. So this thing here is 1. Omega d is constant. Cos of omega d into zero, that is cos of zero. Cos of zero किसके बराबर है? 1. 1. So we will get 1 into omega d into k1. So we will get initial speed किसके बराबर थी? It was equal to g by j into q. G by j into q is equal to k1 times omega d. In other words, k1 is equal to g q by j omega d. ठीक है? So finally we will get an expression, and then maybe we'll continue this in the next class. Theta of t is equal to कद बराबर g q by j omega d e raised power minus zeta omega n t sine of omega dt. Or to put it, use some symbol for this, I will call this theta dash e raised power minus zeta omega n t sine of omega dt. By the way, omega d किसके बराबर होता है? Omega d is equal to, you can refer to your notes, it is equal to omega n into square root of 1 minus zeta square. Because zeta is very small, this omega d is approximately equal to omega n. So typically we use a simplified formula both here as well as here. So we typically use this simple formula, theta of t is equal to theta dash e raised power minus zeta omega n t sine of omega n t. How is this behavior on a figure? So if I ignore this, ये अगर मैं ignore करता हूँ, I will simply get a sine function. Amplitude theta dash है और उसका frequency omega n है. तो अगर आप इसको plot करोगे, you will see something like this. Sine function की खुसूसियत होती है peak and trough are exactly equal height. So जितना ये गहरा है उतना ये ऊंचा है, and जो ये height होती है it does not vary with respect to time, and जो गहराई होती है it also does not vary with respect to time. But that is a normal sine function जिसका amplitude constant है. As you can see, the amplitude here decays with respect to time. So here we don't see a function like this, we rather see a function like this. Let me first of all draw the boundary. Okay, ऐसा है. So we see a function something like this. So we see a decaying sine function. By measuring this height and this height and this height and this height and this height, जो भी आपकी मर्जी है, you can infer कि ये theta dash कितना है. Theta dash हमने देखा, that is directly proportional to q. So you can infer what is the value of q. So we'll continue in the next class. If you have any questions, please ask right now. ठीक है? कोई question? सर वीडियो भी अपलोड कर, वीडियो में आपको लिंक, कौन सा वीडियो अपलोड करना है? मतलब जो ना आपने आज पढ़ा है. नहीं इसको क्या अपलोड